दोस्तों, क्या हमारे सोलर सिस्टम में एक और बड़ा सा प्लैनेट छुपा हो सकता है जो शायद काफी दूर से हमारे सूरज का चक्कर लगा रहा हो। आज की इस डेट में दोस्तों, हाइपोथेटिकल प्लैनेट को प्लैनेट 9 के नाम से बुलाया जाता है। अगर इतना बड़ा प्लैनेट वाकई में हमारे सोलर सिस्टम में छुपा हुआ है तो आज तक हम उसे ढूंढ क्यों नहीं पाए हैं। जहां हम आज के समय हमारी टेक्नोलॉजी से 100 लाइट ईयर्स दूर बसने वाले प्लैनेट्स को खोज के निकाल सकते हैं, तो फिर हमें इतना मुश्किल क्यों हो रहा है उस प्लैनेट को ढूंढने में जो हमारे सोलर सिस्टम में ही है। प्लैनेट 9 सिर्फ एक महज हमारी कल्पना नहीं है दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें घट रही है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि जरूर कोई बड़ा सा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में छुपा होगा। ना ही दोस्तों आज तक कोई इस बात को प्रूव कर पाया है कि प्लैनेट 9 एग्जिस्ट नहीं करता है, और ना ही आज तक कोई इस बात को प्रूव कर पाया है कि प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है। आज के समय में भी कई सारे एक्सपर्ट्स इस प्लैनेट को खोजने में लगे हुए हैं और कई एक्सपर्ट्स इसको लेकर थ्योरीज भी बनाते रहते हैं। तो क्या वाकई में हमारे सोलर सिस्टम में नेपच्यून प्लैनेट के बाद कोई एक और प्लैनेट 9 है या नहीं? आइए जानते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आइए दोस्तों, सबसे पहले दो जरूरी सवालों पर नजर डालते हैं। पहला, हम प्लैनेट 9 को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, हमें क्यों लगता है कि प्लैनेट 9 हमारे सोलर सिस्टम में होगा। प्लैनेट 9 को दोस्तों डिटेक्ट करना इसीलिए इतना ज्यादा मुश्किल है ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम डिस्टेंस। एक स्टडी पेपर में दोस्तों प्लैनेट 9 का एस्टिमेट डिस्टेंस बताया गया है कि ये हमारे सूरज और जो पृथ्वी का डिस्टेंस है उससे 460 गुना ज्यादा दूर एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब 460 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के दूरी पर। अब क्योंकि प्लैनेट 9 का सूरज से डिस्टेंस इतना ज्यादा दूर है तो इस पर ना के बराबर सनलाइट पहुंचती होगी, इसीलिए ये कोई सनलाइट रिफ्लेक्ट भी नहीं करता होगा, जिससे ये काफी डिम होगा। तो जब कोई चीज की सनलाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी तो उसको ऑब्जर्व करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि दोस्तों हमें प्लैनेट 9 का पता नहीं है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम पता नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि जो इसकी ऑर्बिट है वो सर्कुलर ना होके एकदम अंडे की आकार की होगी, जिससे इसको प्रेडिक्ट करना और मुश्किल हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमने प्लैनेट 9 के फिजिकल एविडेंस को खोजने की कोशिश नहीं की। हमारे पास एक वाइस नाम का स्पेसक्राफ्ट है जो कई सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हमारे सोलर सिस्टम में खोज चुका है, और एक पैन-स्टार्स नाम का टेलीस्कोप भी हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। इन दोनों से जब प्लैनेट 9 का पता लगाया गया तो हमें अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला प्लैनेट 9 का। तो जब हमें प्लैनेट 9 का डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है तो फिर हमें क्यों लगता है कि प्लैनेट 9 हमारे सोलर सिस्टम में होगा। तो इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है दोस्तों, हमारे नेपच्यून प्लैनेट से भी काफी दूर पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे सूरज का ही चक्कर लगाते हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट में दोस्तों कुछ ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं जिससे एक्सपर्ट्स अगेन ये अंदाजा लगाते हैं कि इनकी ऑर्बिट को कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट शायद इन्फ्लुएंस कर रहा हो। इन ऑब्जेक्ट्स को दोस्तों ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, शॉर्ट में TNOs, जो नेपच्यून प्लैनेट के बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। इन TNOs में से एक ड्वार्फ प्लैनेट भी है जिसका नाम सेडना है। अब आप ड्वार्फ प्लैनेट सेडना की एक चौंका देने वाली बात सुनिए। जो ड्वार्फ प्लैनेट सेडना है, जब ये हमारे सूरज का चक्कर लगाते लगाते दूर जाता है तो ये 900 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर चला जाता है, मतलब जो हमारे पृथ्वी का और सूरज का डिस्टेंस है उससे 900 गुना ज्यादा दूर। और जब ये ऑर्बिट करते करते हमारे सूरज के एकदम करीब आता है तो इसका डिस्टेंस 900 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से घट के सिर्फ 70 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर आ जाता है, मतलब अगेन हमारे सूरज और पृथ्वी का डिस्टेंस का 70 गुना ज्यादा। बताया जाता है दोस्तों सेडना को हमारे सूरज का एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 11,000 साल से भी ज्यादा का समय लगता है। तो इतनी दूर से भी ये ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स हमारे सूरज का चक्कर लगाते हैं, और यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो सूरज को ऑर्बिट करते हैं और इनका पैटर्न क्या है। और ये जो पैटर्न है इसे हम क्लस्टरिंग कहते हैं, और उसके बाद हम इस वीडियो में प्लैनेट 9 की ऑर्बिट देख सकते हैं जो इन ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी ग्रेविटी से। दूसरा सबसे बड़ा एविडेंस है दोस्तों प्लैनेट 9 का, इसी साल 2024 में अप्रैल के मंथ में एक स्टडी पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें एक कंप्यूटर सिमुलेशन में एक्सपर्ट्स ने प्लैनेट 9 का एविडेंस पाया। हुआ ये कि एक्सपर्ट्स कंप्यूटर सिमुलेशन में दो अलग अलग सोलर सिस्टम्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। अब इन दो अलग अलग सिमुलेशन में एक में प्लैनेट 9 था और दूसरे सिमुलेशन में प्लैनेट 9 नहीं था। अब जिस सिमुलेशन में प्लैनेट 9 नहीं था उसमें यह हुआ कि जो अगेन नेपच्यून के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी ऑर्बिट हमारे रियल सोलर सिस्टम से मैच नहीं कर रही थी। लेकिन जिस सिमुलेशन में प्लैनेट 9 था उसमें अगेन नेपच्यून के बियॉन्ड जो ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी ऑर्बिट हमारे रियल सोलर सिस्टम से मैच कर रही थी। पर दोस्तों सवाल ये है कि क्या कोई प्लैनेट अपने स्टार को इतनी दूर से भी ऑर्बिट कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, हम कई सारे प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं जो अपने स्टार को
काफी दूर से ऑर्बिट करते हैं। उनमें से एक एक्सोप्लैनेट है HD 106906b। ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार को 97 बिलियन किलोमीटर दूर से ऑर्बिट करता है। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इसका डिस्टेंस होता है 650 AU। तो यहाँ पर आप इस एक्सोप्लैनेट की डायरेक्ट इमेज देख सकते हो। चलिए दोस्तों, हम प्लैनेट 9 के कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज पर नजर डालते हैं। अगर वाकई में प्लैनेट 9 हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है तो ये आया कहां से? कुछ थ्योरीज ये बताती है दोस्तों कि प्लैनेट 9 जब ही बन गया था तब हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जुपिटर ने इस प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम के ऑर्बिट से बाहर फेंक दिया, या फिर जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तब एक बड़ा सा तारा या फिर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम के करीब से गुजरा होगा, जिस वजह से अगेन प्लैनेट 9 की ऑर्बिट बदल गई। दूसरी थ्योरी ये बताती है कि शायद प्लैनेट 9 एक रोग प्लैनेट होगा। रोग प्लैनेट यानी कि ऐसे प्लैनेट्स जिनके कोई स्टार्स नहीं होते हैं और ये स्पेस में अकेले फ्लोट करते रहते हैं। तो शायद प्लैनेट 9 हमारे सोलर सिस्टम से थोड़ा कहीं दूर ऐसे फॉर्म हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे चलकर ये हमारे सोलर सिस्टम के करीब आ गया होगा। और जैसा कि हम जानते हैं आज ये हमारे सोलर सिस्टम में बसने वाले थोड़े ऑब्जेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। प्लैनेट 9 को लेकर एक तीसरी थ्योरी है दोस्तों, ये आपको हजम नहीं होगी, फिर भी आप सुन लीजिए। ऐसा बताया जाता है कि प्लैनेट 9 एक ब्लैक होल हो सकता है। ब्लैक होल, वो भी हमारे सोलर सिस्टम में। ऐसा वैसा ब्लैक होल नहीं, बल्कि एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का वजूद अभी यूनिवर्स में कहीं नहीं मिला है दोस्तों, पर थियोरेटिकली इनको एग्जिस्ट करना चाहिए। इन प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का साइज दोस्तों एक एटम से लेकर एक टेनिस बॉल जितना भी छोटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा अर्थ ही प्राइमोर्डियल ब्लैक होल में बदल जाता है तो उसका साइज एक टेनिस बॉल जितना होगा। मतलब सारा का सारा मैटर जो है इतना डेंसली पैक्ड हो जाएगा कि वो एक इतने छोटे से स्टेट में आ जाएगा। और क्योंकि इतने छोटे ब्लैक होल में इतना ज्यादा मास है तो ये भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट जो है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। जाते जाते मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, प्लैनेट 9 हमारे सोलर सिस्टम में एक भूत या फिर आत्मा की तरह है जो शायद हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहा है। वो हमें आज तक दिखाई तो नहीं दिया, पर थोड़े बहुत उसके सबूत हमें दिखाई देते हैं सोलर सिस्टम में। तो इसके साथ दोस्तों मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप प्लैनेट 9 के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लैनेट 9 की तरह ही सेम एक और प्लैनेट है जो अभी के लिए गायब हो चुका है और आज के समय में भी एक्सपर्ट इसको ढूंढ रहे हैं, पर ये मिल नहीं रहा। ये वही एक्सोप्लैनेट है दोस्तों जिसके बारे में कहा जाता था कि इसके पास सैटर्न के मुकाबले 200 गुना ज्यादा बड़े रिंग्स हो सकते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा, आज प्लैनेट 9 की तरह ही सेम इसका भी सबूत नहीं मिल रहा। ये एक्सोप्लैनेट दोस्तों इंटरनेट पर सुपर सैटर्न के नाम से काफी फेमस हुआ था। अब उसके बारे में जानने के लिए आप इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और थ्योरीज के साथ, हमेशा की तरह। गुड बाय।